गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का लैमार्किज्म पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट टॉपिक को रिवाइंड कर देते हैं एक बार ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम लोग कहते हैं लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। ठीक, इन्होंने कहा था कि विकास जीवों की आंतरिक शक्ति के कारण होता है। विकास जीवों की आंतरिक शक्ति के कारण होता है, इन्होंने यह कहा था। पहला टॉपिक था इनका। तो इंटरनल वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। केवल दोहरा रहा हूं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइंड किया जा रहा है, इसीलिए इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब था कि जीवों के अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है जिसके कारण विकास हो पाता है, उनकी शक्ति के कारण विकास होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इन्होंने कहा आंतरिक शक्ति के मतलब फिर विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का सीधा प्रभाव विकास पर पड़ता है। ठीक, अच्छा, वातावरण के प्रभाव के कारण आवश्यकताएं बदलती रहती हैं मनुष्य की या जीवों की। ठीक है, आवश्यकताएं बदल जाती हैं, तो वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए अलग अलग आवश्यकताएं या बदलती रहती हैं। तो यहां लिख देते हैं आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। ठीक है भाई, आवश्यकताएं बदल गई बेटा, आवश्यकताएं बदल गई। अब क्या चाहिए भाई? जब आवश्यकताएं बदल जाती हैं तो फिर आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसके बाद उन्होंने बताया, जो तीसरा टॉपिक दिया था, कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग का नियम। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग का नियम, जिस अंग को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उसमें ज्यादा विकास होता है, जिसका इस्तेमाल कम करते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। बेटा यहां तक समझ में आ रहा था ना आप लोगों को? चलो, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दूसरा कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत, अनुकूल बनाने के लिए वातावरण को जो कैरेक्टर जीव अपने अंदर उत्पन्न करता है वह उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। इसे कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये 5 चीजें हमने कल पढ़ ली थी। ये क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बड़ा फेमस इंग्लिश की लाइन है बेटा, हमेशा पूछे जाएगा। अगर किसी ने आपसे लैमार्कवाद पूछा तो आपने 2 लाइन से बता दिया कि सर अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का नियम और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, वह इंसान सामने वाला मान लेगा कि आपको लैमार्किज्म अच्छे से पता है। कौन कौन सा? ये बोल दिया और ये बोल दिया। ठीक है, अब यहां तक समझ गया। कुछ उदाहरण दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए लैमार्क ने उदाहरण दिए थे। तो आप हेडिंग डालिएगा कि लैमार्क द्वारा
प्रयोग में लाए गए कुछ विशिष्ट उदाहरण। ठीक है, या मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप लिख लीजिए। यहां तक सबको कॉन्सेप्ट कल का लास्ट टॉपिक का क्लियर था ना सबको? किसी को पूछना है कल में कुछ? क्लियर है ना? चलो मिटा रहे हैं बेटा। तो अब लेमार्क ने कुछ अपने उदाहरण दिए, अपने कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण दिए। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग, लेमार्कवाद के समर्थन में इस्तेमाल किए गए कुछ उदाहरण। लेमार्कवाद के समर्थन में लेमार्कवाद के समर्थन में कुछ उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण है बच्चों, जो प्रमुख है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहला है जिराफ का कॉन्सेप्ट, जिराफ वाला उदाहरण। क्या था जिराफ का उदाहरण? पहला उदाहरण है जिराफ का, जिराफ की उत्पत्ति का उदाहरण। जिराफ की उत्पत्ति कैसे हुई? ओरिजिन ऑफ जिराफ, ओरिजिन ऑफ जिराफ। बच्चों, जिराफ आप लोगों ने देखा है गधे की तरह छोटा छोटा होता है क्या? है ना? जिराफ गधे की तरह छोटा छोटा होता है। नहीं देखा है? कैसी होती? कौन बताएगा? कौन जिराफ कैसा दिखता है? लंबी गर्दन वाला, लंबी गर्दन वाला जिराफ। ठीक है बच्चों, अफ्रीका के जंगल में ज्यादातर जिराफ पाए जाते हैं। तो जब शुरुआत में जिराफ बना, जब शुरुआत में जिराफ बना तो वह बकरी की तरह था और जमीन पे छोटी छोटी घासों को खाया करता था। सुन लीजिए ध्यान से। प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक काल में या प्रारंभिक अवस्था में, या ऐसे करें उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में, उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में, उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में जो जिराफ बना था बच्चों, वह बकरी की तरह था, छोटी छोटी घासों को खाया करता था। लेमार्क साहब ने यह कहा कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई जिराफ की। जैसे जैसे जिराफ की जनसंख्या बढ़ती गई, जो जमीन पे घासें थी वह कम होती गई, गर्मी भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, घासें कम होती गई। अब क्या हुआ, उसको खाना खाने के लिए थोड़ा उचक करके थोड़ी और ऊंची डाली को खाना पड़ा। वो खाने लगा तो थोड़ी गर्दन में दबाव पड़ा, गर्दन में खिंचाव हुआ, थोड़ा और ऊंचा लंबा हो गया। फिर जब वो भी खत्म हो गया और जनसंख्या उसकी बढ़ गई तो और लंबी डाली को पकड़ना पड़ा, तो ऐसे पैर पकड़ के और ज्यादा दबाव दे करके और ज्यादा खिंचाव पड़ने लगा गर्दन पे। और धीरे धीरे खिंचाव होते 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 लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। और जब यह गुण उनके अंदर आ गया तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था इन्होंने। उन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर हम अपने अंदर उपार्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, वही हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का यही सिद्धांत है। अभी आप लोगों को यह जिराफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लंबी गर्दन वाला जिराफ कैसे बना? ठीक है मधुर? ठीक, तो लिख लें इसे, आइए लिख लिया जाए। प्रारंभिक अवस्था में जिराफ छोटे कद का
कद का बकरी की तरह जानवर था, बकरी की तरह का जीव था, बकरी के जैसे जैसे होते थे, होते थे तथा अफ्रीका के जंगलों में घासों को खाते थे। अफ्रीका के जंगलों में घासों को खाते थे। परंतु उनकी जनसंख्या बढ़ने के साथ ही परंतु उनकी जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जब घासें खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी, तो वे उचक उचक कर छोटे पौधों से पत्तियों को खाने लगे। तो वे उचक उचक कर, उचक उचक का मतलब ऐसे उछल उछल के खाने लगे, जिससे क्या हुआ, गर्दन में खिंचाव हुआ। उचक उचक कर छोटे पौधों की पत्तियों को खाने लगे, पौधों की पत्तियों को खाने लगे, जिससे उनकी गर्दन में खिंचाव उत्पन्न हुआ। उनके गर्दन में खिंचाव उत्पन्न हुआ। जब यह छोटे पौधे भी समाप्त हो गए, तब जब यह छोटे पौधे भी समाप्त हो गए, पौधे भी समाप्त हो गए, तो वे और ऊंचे पौधों को खाने लगे, और ऊंचे पौधों की पत्तियों को खाने लगे, पौधों की पत्तियों को खाने लगे, और ऊंचे पौधों की पत्तियों को खाने लगे। दिखाई दे रहा है बेटा? और ऊंचे पौधों की पत्तियों को खाने लगे, जिससे उनकी गर्दन पे और अधिक खिंचाव हुआ, जिससे उनकी गर्दन में और अधिक खिंचाव हुआ, और धीरे धीरे लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। ठीक है, धीरे धीरे लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। अब चूंकि अब यह गर्दन का लंबा होना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उपार्जित कैरेक्टर है, ऐसा लक्षण जो उत्पन्न किया गया है। तो मान लो मेरे अंदर मेरी गर्दन लंबी ज्यादा हो जाए, मेरे अंदर आ जाए, और फिर यही कैरेक्टर क्या हुआ, लैमार्क के अनुसार यही गुण जो है हमारे से हमारे बच्चों में, यानी जिराफ से उनके बच्चों में गया, लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए, और
उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। या ऐसे लिखो कि लंबी गर्दन वाले जिराफ से आज के आधुनिक लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हुए। लंबी गर्दन वाले, जिसे हम आधुनिक जिराफ भी कहते हैं, आधुनिक जिराफ उत्पन्न हुए। आधुनिक जिराफ उत्पन्न हुए। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए, यहां जितने लोग उपस्थित हैं क्लास में, आप लोग यह बताइए, आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेमार्क क्या बता रहे थे? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत समझ में आया? सभी लोगों को सुनना है। ओके, अर्जुन, लाली, कृष, समीक्षा, सभी लोगों को ना? चलो, अब बेटा यह पता चल गया कैसे लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न हो गए। अब उनका दूसरा कॉन्सेप्ट था यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स। क्या मतलब? जिन अंगों का हम प्रयोग करते हैं उनके वृद्धि होती है, और जिनका प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे हरासित हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इसको उन्होंने कैसे प्रूव किया? उन्होंने एक दूसरा उदाहरण लिया। उदाहरण नंबर 2 लिख लिया तो मिटा दें। अब बत्तख का उदाहरण लिया उन्होंने, जलीय पक्षी का। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं फिर लिखवा देता हूं। हाँ बेटा, सॉरी, कौन सी बुक देख रहे हो बेटा? नवोद है तो उसमें होगा 284 पर। बाकी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में देख लेना बेटा, याद नहीं आ रहा, वैसे 284 के आसपास होगा। ठीक है, मिल गया। चलो, अब दूसरा है कैसे जलीय पक्षी यानी कि बत्तख का निर्माण हुआ। क्या था? पहले बत्तख स्थल पे ही रहा करते थे। ठीक, बत्तख स्थल पे रहते थे, उड़ते भी थे। फिर क्या हुआ? स्थल पे भोजन की कमी हो गई, धीरे धीरे बत्तख की संख्या बढ़ गई और भी पक्षियों की संख्या बढ़ गई, तो बत्तख पे तो जान का भी खतरा बढ़ने लगा क्योंकि बड़े पक्षी उनको मार के खा सकते थे, और दूसरा उनके खुद का भोजन भी कम पड़ गया। ये जब दो चीजें कम पड़ने लगी बच्चों, तो बत्तख ने डिसाइड किया क्यों ना नदी में जाके देखा जाए, कुछ मिल जाए। नदी में गया तो उसे मछलियां मिली, टेस्टी लगा। उन्होंने क्या कि अच्छा करते हैं, धीरे धीरे हम लोग यहीं आते हैं। तो रोज जाते थे, उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जाते थे, जल में खड़े रहते थे, मछली आती थी तो खा लेते थे उसको। ठीक, तो पंख का उपयोग उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया और तैरने वाला काम ज्यादा करने लगे। तो उनके पैरों में धीरे धीरे जालियां बन गई जो उनको तैरने में मदद करने लगी, और उनके पंख धीरे धीरे कमजोर होते गए। अब वह बहुत कम उड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत कम उड़ा करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो, अब इसको लिख लेते हैं, कैसे जलीय पक्षी बत्तख का निर्माण, उत्पत्ति हुई। ठीक है, दूसरा है जलीय पक्षी की उत्पत्ति या जलीय पक्षियों की उत्पत्ति। ठीक है, जलीय पक्षियों की उत्पत्ति। बच्चों वही जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, लिख लेते हैं उसी को।
क्या? प्रारंभिक अवस्था में, उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में, उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में पक्षी स्थल पर रहा करते थे। पर ही रहा करते थे। परंतु धीरे धीरे जब स्थल पर भोज्य पदार्थों की कमी होने लगी, तो बतख जैसे पक्षी जल में जाकर के शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करने लगे। तो बतख जैसे पक्षी जलीय स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण करने लगे। स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण करने लगे। जलीय स्रोतों में से भोजन ग्रहण करने के कारण उन्हें अपने पंख का कम इस्तेमाल करना पड़ता था तथा पैरों का ज्यादा इस्तेमाल तैरने के लिए करना पड़ता था। लिख लीजिए, जलीय स्रोतों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने पैरों से तैरना पड़ता था। ठीक है, पैरों से तैरना पड़ता था जिससे पैरों का उपयोग बढ़ गया। लिख लीजिए, जिससे पैरों का उपयोग बढ़ गया। इसको दूसरे कलर से लिख दें ताकि याद आए। यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, जिससे पैरों का उपयोग बढ़ गया और धीरे धीरे पैरों में जालियां उत्पन्न हो गईं। जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करती थी। ठीक है, तैरने में सहायता प्रदान कर रही। परंतु बतख ने अपने पंखों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दिया और उनमें ह्रासित हो गए, चाहे वो कमजोर हो गए। या ऐसे लिख ले कि पैरों में जालियां उत्पन्न जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करती थी। जल में ज्यादा, या ऐसा करें कि पंखों का इस्तेमाल कम होने के कारण या उपयोग कम होने के कारण
उनके पंख धीरे धीरे कमजोर हो गए, धीरे धीरे कमजोर हो गए। ऐसा नहीं कि बतख में पंख नहीं होता है, उड़ नहीं सकता, उड़ता है बच्चों, लेकिन बहुत सीमित दूरी तक उड़ता है, बहुत कम हाइट तक उड़ता है। ठीक, ज्यादातर वह क्या करता है, तैरने का कार्य करता है। बतख देखा है आप सभी लोगों ने? ठीक, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण था? यूज एंड डिसयूज ऑफ द आर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ द आर्गन वाले कॉन्सेप्ट का यह उदाहरण था। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे चलें। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है, मैं लिखवा देता हूं उसको भी, या ऐसा कर तो बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें यह है, एक तीसरा उदाहरण देते हैं। पहले क्या था, सांप जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास भी पैर होते थे, रेप्टाइल्स के पास भी पैर हुआ करते थे, परंतु मोर या अन्य बाज उनको खा जाते थे। ठीक है, तो उनके डर से वो क्या छुपने लगे, बिल के अंदर जाके रहने लगे। अब बिल में जब पैरों की सहायता से जाते थे, वो बिल में ऐसे पैर से चलेंगे तो उनको बिल के अंदर जाने में दिक्कत होती थी। उस दिक्कत से दूर होने के लिए धीरे धीरे वो अपने पैर को सिकोड़ के रखने लगे ताकि खिसक के बिल में घुस जाए, और पैरों का उपयोग कम हो गया। जैसे जैसे पैरों का उपयोग कम हो गया, उनकी शरीर से पैर पैर गायब ही हो गए। अब आप देखते होंगे कि सांप जो है सरक कर चलता है, देखा है सांप को सरक कर चलते हुए? ठीक है, यह भी एक उदाहरण है यूज एंड डिसयूज ऑफ द आर्गन का। ठीक, अगर आपने उपयोग नहीं किया। अच्छा हाँ, और चूंकि बिल में रहते थे, बिल में पहले उनका शरीर चपटा हुआ करता था, ऐसे फैला हुआ रहता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बिल में रहने के कारण क्या, उनका धीरे धीरे से जो शरीर है वो बेलनाकार हो गया। ठीक, सांप का देखे हैं, मोटा मोटा उनका शरीर जो है रफली जो है बेलनाकार होता है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट। तो लिखवाने की आवश्यकता है क्या, एक बस उदाहरण लिख देते तीसरे नंबर का, सर्प के पैरों में ह्रास। बस इतना लिखवा देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि क्या मैं कह रहा हूं। लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है ये? सभी लोग यहाँ पे, कुछ लोग लिख लेंगे, चल तो मैं केवल लिख दे रहा हूं तीसरा पॉइंट कि रेप्टाइल्स में के पैरों में ह्रास। या ऐसे लिख लें कि अनुपयोग के कारण, अनुपयोग के कारण सर्पों के पैरों का ह्रास हो जाना, ह्रास हो जाना। ठीक है, सर्पों के पैरों का ह्रास हो जाना, इतने से ही आप लोग सब समझ जाएंगे कि वो बिल में रहते थे, पैर की सहायता से जाने में दिक्कत। सोच के देखो कि अगर बिल में आप पैर की सहायता से चल के जाएंगे तो बिल कैसे, हो तो घर हो जाएगा ना। लॉजिक है ना भैया, पैर की सहायता से दरवाजा नॉक करके जा रहे हो तो बिल न कहीं उसे घर कह दीजिए भैया आराम से। बिल का मतलब यह है कि जमीन के अंदर है, छोटा सा जगह, उसमें घुस के जा रहे हैं। तो बिल में घुसने से पैरों से दिक्कत होती थी, धीरे धीरे पैरों का उपयोग कम हो गया, पैर का उपयोग हो गया तो पैर गायब ही हो गए। यही उसका उदाहरण है तीसरा, लिख लीजिए इसे भी। लेकिन बच्चों क्या ये सारे कॉन्सेप्ट, जो 5 कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे लैमार्क साहब ने, पहला उन्होंने क्या दिया था, लैमार्क का जो पहला कॉन्सेप्ट है वह क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्स से जीवों में विकास होता है, जीवों में विकास होता है। क्या यह सत्य है? नहीं, बहुत सारी चीजें उनकी असत्य हैं। तो आप लोग लिखिए लैमार्कवाद की आलोचना, हेडिंग लिखिए लैमार्कवाद की आलोचना। इसे मिटा रहे हैं बेटा, लिख लिया है सभी लोगों ने? चलो, लैमार्कवाद की आलोचना।
लैमार्कवाद की आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज लोग करते हैं ना कि नहीं लैमार्क ने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। ठीक, लैमार्क ने कुछ चीजें तो गलत बता दी, लेकिन फिर भी क्यों लैमार्कवाद को हम पढ़ते हैं? एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब आप लोग इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ठीक है, आप मानते हैं आप लैमार्कवाद की आलोचना कर रही हैं या कर रहे हैं, लेकिन जब आप आलोचना ही कर रहे हैं, इतना ही खराब है, तो लैमार्कवाद को खत्म कर देना चाहिए। तो आप उन्हें बताइएगा कि सर लैमार्कवाद जरूर गलत है, परंतु उसने विकासात्मक प्रक्रियाओं की नींव रखी थी। मतलब विकास के बारे में पहली बार किसी ने अगर सोचा था तो वो लैमार्क ही तो थे। विकास की प्रक्रिया होती है यह बताने के लिए उन्होंने ही तो आधारभूत आधार रखा था, और कभी भी आधार को नहीं हटाया जा सकता। क्या घर से आप लोग नींव को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, इसीलिए एग्जैक्टली नहीं हटा सकते, इसीलिए हम गलत जरूर है, बहुत सारी चीजें विज्ञान में गलत पढ़ेंगे हम लोग जो गलत है, लेकिन हम उसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पूर्वज लोगों ने इतनी मेहनत की है, तब धीरे 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 कॉन्सेप्ट नए नए आए हैं और विकास विज्ञान का यहां तक हुआ है। तो ये इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं लोग, पुराने लोग रहेंगे। अब आप लोग जब भी इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे सब पुराने लोग बैठे रहेंगे, उनको पता है कि आप लैमार्कवाद तो याद कर लेंगे, लेकिन आप उस पर तर्क कैसे करें वो यह जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे लैमार्कवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म, CRITICISM, क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। चलो बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट जो उनका दिया था, पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि जीवों में विकास उनकी आंतरिक शक्ति के कारण होती है। ठीक है, इसका कोई वैज्ञानिक उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, इसीलिए वह रद्द माना जाता है। ठीक, पहला ही लिखिए, जीवों में विकास उनकी इंटरनल वाइटल फोर्स यानी कि आंतरिक इच्छा शक्ति या आंतरिक शक्ति के कारण होता है, आंतरिक शक्ति के कारण होता है। होता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण लैमार्क जी ने नहीं दिया। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया। लैमार्क ने नहीं दिया। और जब प्रमाण नहीं मिला तो वो रिजेक्ट हो गया। जब प्रमाण नहीं मिला तो क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए। उन्होंने दूसरा कहा कि भाई जैसे जैसे विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, दूसरा पॉइंट यही दिया था ना उन्होंने, विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरा उन्होंने दिया कि जैसे जैसे वातावरण बदलता है उसको अनुकूल होने के लिए हमें नई नई आवश्यकताएं हो जाती हैं, और नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए अंग डेवलप हो जाते हैं। यह बात नहीं समझ में आ रही है। जैसे मान लो यहां तक तो समझ में आ रही है भाई कि वातावरण पर विकास का प्रभाव पड़ता है, चलिए हम इसे मानते हैं, परंतु क्या विकास से जो उत्पन्न, विकास के लिए जो नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए अंग बन जाएंगे? सपोज करिए कि क्या जाड़े, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जैसे ही बरसात आ जाए तो हमारे शरीर में रेनकोट न डाल करके कोई एक ऐसा अंग बन जाए जो ऐसे बटन दबाएं या बरसात को सेंस करके पूरा झिल्ली बना दे हमारे शरीर पे। ऐसा होना चाहिए क्या? ये समझ से परे है, ये हमारे समझ से परे की बात है। ठीक है, तो इसलिए यह भी रिजेक्ट हो गया। कि लिख देते हैं तब आप समझ में आएंगे क्या। दूसरा कारण है कि
विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, परंतु वातावरण से अनुकूलता बनाने के लिए नए अंग का विकास हो, यह बात समझ से परे है। समझ से परे है। एक बार फिर से इसको समझा दूं बच्चा। बेसिकली वो यह कहना चाहते थे लेमार्क साहब कि जो पक्षियों में, जैसे बतख जैसे पक्षी जो जल में स्थल पे रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने वातावरण उनका प्रतिकूल हो गया स्थल पर, तो वो कहाँ चले गए? जल में चले गए। जब वो जल में चले गए तो जल के वातावरण से अनुकूलता के लिए उनके शरीर में, उनके पैरों में क्या हो गए? जालियां उत्पन्न हो गई। यह बात समझ से परे है कि केवल सिर्फ जल में रहने के अनुकूल बनाने के लिए जल एक नया अंग बन गया। यह बात समझ से परे है। यही बात वह कहना चाहते थे। देख लीजिए। अच्छा, एक बड़ा मजेदार उदाहरण यहां तक नोट हो गया ना बेटा? चलो, तो क्या पहलवान का बेटा हमेशा पहलवान बनता है? जरूरी है। क्या डॉक्टर का बच्चा हमेशा डॉक्टर ही बने, यह जरूरी है? नहीं जरूरी है। चोर का बेटा भी पुलिस बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा, जैसे आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बाद में आप लोग डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बन गए, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी डॉक्टर बने, क्योंकि आपने तो वो ज्ञान हासिल कर लिया, उपार्जित किया ना। बायोलॉजी का ज्ञान आपने उपार्जित कर लिया, अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। लेकिन यह हार्ड डिस्क जो है आपके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी तब, जब तक कि वह खुद ही पढ़ाई न करने लगे। पढ़ाई कर लेगा तो वह भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर क्या कुछ भी बन सकता है। ठीक है। तो जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उन्होंने दिया बच्चों, वह यहाँ पर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, पहलवान का बच्चा एक्सरसाइज नहीं करेगा तो पहलवान का बच्चा भी बेवकूफ, मतलब पतला दुबला रह जाएगा, पहलवान नहीं बन पाएगा उतना। ठीक है, यही बात। तीसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत से सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं है। से सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं। क्योंकि जो लक्षण हम अपनी मेहनत से उपार्जित करते हैं वह हमारे बच्चों में नहीं जाता, क्योंकि वो जीन में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ है। हम बहुत एक्सरसाइज करें तो हाँ, थोड़ा डोले सोले बन जाएंगे, पहलवान बन जाएंगे, लेकिन इसका जरूरत ये नहीं है कि हमारे बच्चा भी पहलवान ही पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जब तक वो एक्सरसाइज ना करे। क्योंकि उपार्जित लक्षण
उपार्जित लक्षण जीवों के जीन में परिवर्तन नहीं करते हैं, या उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकी तब तक नहीं होती, उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकी तब तक नहीं होगी जब तक वह जीव के जीन में न परिवर्तन कर दे, जीव के जीन में न परिवर्तन कर दे। क्या लिखा है बता रहे हैं बेटा, इसका मतलब यह है बेटा, यहां जो लिखा हुआ है कि भाई कोई भी कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में तभी जाएगा जब वह उसके माता पिता के जीन में परिवर्तन कर दे। जैसे हमने बहुत एक्सरसाइज की तो हमारे शरीर में तो परिवर्तन हुआ ही, साथ साथ हमारे जीन में भी वही परिवर्तन चला गया। मतलब अब वो जीन हमारे से हमारे बच्चे में जाएगा तो वह भी पहलवान पैदा होगा, लेकिन सामान्य अवस्था में यह नहीं होता है। उपार्जित लक्षण सिर्फ उसी जीव में रहता है, उसके आगे आने वाली संतति में नहीं जाता है। ये बात यही कह रहा है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. मधु समझ में आई? कृष? चलिए ठीक, यह है पूरा लैमार्किज्म। ठीक, अब हम बात करेंगे डार्विनवाद पे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट होगा डार्विनवाद। यहाँ लैमार्कवाद हर तरह से समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं लैमार्कवाद पूरा समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, अब हेडिंग डालिए डार्विनवाद, और हेडिंग डालिए। प्रश्न पूछेगा लैमार्कवाद पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको वो जो कल का बताया था 5 पॉइंट तो बताने ही बताने हैं। 1809 में दिया था, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे, कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे, जीव वैज्ञानिक थे। वेरी गुड। और फिर नीचे उनके पॉइंट्स लिख दीजिएगा, वो 5 पॉइंट। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया उनका। अब उसके बाद दूसरा आप लिखेंगे उसी में कि उनके क्या उदाहरण थे और उनकी क्या आलोचनाएं थी। यहां तक लिखिएगा तभी पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। ठीक, और अगर इतना लिख दिया ना कायदे से बच्चों, एग्जामिनर इतना इंप्रेस हो जाएगा कि बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही दे देगा नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञान का अचार नहीं डालना है, ज्ञान से हमें फिलहाल अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। ठीक है, ज्ञान से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, चाहे यहाँ हो चाहे नीट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी एमबीबीएस बनेंगे। ठीक है, और मोर ओवर भाई लैपटॉप भी तो लेना है। हाँ, लैपटॉप जरूर। ठीक है, तो हम लोग लालच को थोड़ा साइड रखते हुए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लैमार्किज्म से और डार्विनवाद में। अब डार्विनिज्म। डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म। हेडिंग लिखिए डार्विनिज्म। डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बच्चों, एक डार्विन ने लैमार्क के सिद्धांतों को गलत ठहराया। डार्विन ने लैमार्क के सिद्धांतों को गलत ठहराया, लेकिन अचानक से मैं ये लाइन क्यों बोला हूं, एक ऐसे कॉन्सेप्ट याद आया। लैमार्क ने कब दिया था ये कॉन्सेप्ट? 1809 में। कब दिया था लैमार्क ने? इसी साल, जिस साल लैमार्क ने यह कॉन्सेप्ट दिया था उसी साल डार्विन साहब पैदा हुए थे। ठीक है,
उनको क्या पता कि उनका जब जिस साल वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसी साल उसको विरोध करने वाला भी पैदा हो गया है। ठीक है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं जन्म लूंगा, ऐसा है ना कुछ, यदा यदा ही धर्मस्य। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन, इनका जन्म हुआ 1809 में। इनका जन्म हुआ था 1809 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1809 में ब्रिटेन में। और इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट, ये जो डार्विनवाद दिया था वो 1839 में दिया था। 1839 में इन्होंने डार्विनवाद दिया, डार्विनिज्म या डार्विनवाद। क्लियर है बेटा? डार्विनवाद कब दिया था उन्होंने? 1839 में दिया था। अच्छा, इससे एक बड़ा अच्छा पूछता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो HNS बीगल नामक पानी की जहाज में यात्रा किए थे? वो डार्विन साहब ही थे। अब पहले एक कहानी सुनाता हूं, तब आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। हुआ ये कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डार्विन साहब अपना अध्ययन का अध्यापन का कार्य करते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नाम सुना है? ब्रिटेन में है। चलो सुन लोगे, अभी तो सुन लिया, आज तो सुन लिया। चलो, हाँ, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। फिर उनको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक जहाज पर भेजा कि जाइए 5 साल पानी की जहाज से जाइए, अलग अलग जगह पर जा करके वहां देखिए किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनका विकास कैसे हुआ। तो जिस जहाज से यह 5 साल तक की यात्रा किए, उस जहाज का नाम था HNS बीगल। HNS बीगल। HNS बीगल पे यह सवार हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इनके साथ जो है एक हैंसलो, डॉक्टर हैंसलो, इनके मित्र थे डॉक्टर हैंसलो, वह भी साथ में गए। किस जहाज पे गए थे? हवाई जहाज से ना? हवाई जहाज से गए थे। सर कौन सी जहाज थी, नाम बताएं? HNS बीगल। HNS बीगल। ठीक, फिर से कहानी फिर से स्टार्ट होती है कहानी। तो HNS बीगल जहाज पर ये और इनके मित्र डॉक्टर हैंसलो सवार हो गए और यह लोग 5 साल तक, माने 5 साल ये लोग जमीन पे नहीं रहे, जल में ही चलते रहे, अलग अलग द्वीपों पे गए, वहां पे अपना रिसर्च का कार्य शुरू कर दिया। बच्चों, शुरुआत की अवस्था में जो डार्विन साहब थे, चार्ल्स डार्विन साहब, उनको विश्वास था कि जो सृष्टि का निर्माण है वह सृष्टि का निर्माण भगवान के द्वारा किया गया, गॉड के द्वारा किया गया है, और जो जीव मानव हैं वो एडम और ईव की संतानें हैं। आप लोगों को याद आ रहा है एडम और ईव का नाम मैंने लिया था पहली क्लास में, लेक्चर नंबर 1 में। इसका मतलब यह था कि शुरुआत के समय, मतलब HNS बीगल पर चढ़ने से पहले तक चार्ल्स डार्विन यह मानते थे कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है, कोई ईश्वरी शक्ति ने किया है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को यह मानते थे। अच्छा, फिर 5 साल जब यह रिसर्च करके वापस लौटे हैं, ब्रिटेन वापस गए हैं तो वापस भी तो आएंगे, गए हैं, और जब वापस लौटे हैं तो इनका मत बदल गया था, इनका जो माइंड चेंज हो गया था। फिर इन्होंने माना कि नहीं, सृष्टि का निर्माण धीरे धीरे बहुत सारे क्रमिक परिवर्तनों के कारण हुआ है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? कहानी सबको यहां तक समझ में आई है बच्चा, जितने लोग यहाँ अवेलेबल हैं? सन्नाटा हो गया, आवाज नहीं गई या समझ में नहीं आया? सर समझ में हाँ, सबको? चलिए, तो इस बात को हल कैसे छोटे छोटे नोट्स में लिखते हैं ये देख लीजिए। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 में जन्म हुआ था इनका। यहाँ जन्म लिख दो बेटा, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे।
और ध्यान देना ये वही सन है जब 1809 में ही लैमार्किज्म आया था। जी, लैमार्किज्म आया। चार्ल्स डार्विन 1839 में अपना दिए थे। तब 1839 में दिया था इन्होंने। और अब ब्रिटेन की सरकार ने इनको किसके साथ, डॉक्टर हैंसलो के साथ, इनको ब्रिटेन की सरकार ने डॉक्टर हैंसलो के साथ एचएनएस बीगल जहाज पे भेजा। ऐसे लिख लो बेटा, ऐसे नहीं। आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग ऐसे लिखोगे। ब्रिटेन सरकार ने डार्विन तथा डॉक्टर हैंसलो को HNS बीगल BEGAL नामक पानी की जहाज से, देखना लोग हवाई जहाज ना बोल दें, पानी की जहाज से 5 वर्षों के लिए विश्व सर्वेक्षण पर भेजा। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है बेटा। ये जो HNS बीगल है और डॉक्टर हैंसलो, मतलब मैं खुद बता रहा हूं, मैं ऐसे करीब करीब 10-12 ऐसे टेस्ट दिए होंगे नौकरियों के, जिसमें यह जरूर पूछा है कि डार्विन साहब निम्न में से किस नाम के जहाज पर गए थे और किसके साथ गए थे। कॉम्बिनेशन देता है ऑब्जेक्टिव में। HNS बीगल पर गए थे और डॉक्टर हैंसलो के साथ गए थे। HNS बीगल और डॉक्टर हैंसलो के साथ गए थे। मत भूलना बेटा, पाप हो जाएगा। और पाप आपको करना है नहीं, आप लोग तो पुण्यात्मा लोग हैं। ठीक है, बीगल नामक जहाज पर भेजा, मत भूलना। और कहां गए थे, विश्व सर्वेक्षण पे। कहां गए, वो गए थे आर्चीपलेगो आइलैंड। बेसिकली है कहां, ब्रिटेन से वो चले गए थे दक्षिणी अमेरिका, और वहां पर जाकर के एक आइलैंड है आर्चीपलेगो आइलैंड। ठीक है, तो लिखिए डार्विन ने अपने रिसर्च का डेटा आर्चीपलेगो आइलैंड से प्राप्त किया। एक आइलैंड था, समुद्र के बीच में टापू बन जाते हैं, उसका नाम था आर्चीपलेगो। ठीक है, आर्चीपलेगो आइलैंड से प्राप्त किया। अच्छा, जब वो 5 साल के बाद वापस आए, एक्चुअली 1931 में भेजा गया, तो 5 साल बाद जब वो लौटे तो क्या समय हो गया था, 1936 हो गया। अब वो मान लो डेटा जुटा के रखते गए, डायरी में नोट करते गए सब कुछ। जब लेकर के 1936 में आ गए, तो उसके बाद 3 साल तो उनको लग गया सारे डेटा को एनालाइज करने में। जब एनालिसिस हो गई, फिर उसको कंपाइल करके उन्होंने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बच्चों, इस पुस्तक का जब ये पुस्तक छपी, इसकी इतनी डिमांड हो गई कि बाइबिल के बाद सर्वाधिक बिकने वाली यह दूसरी किताब है। या तो बाइबिल सबसे ज्यादा बिकती है, या फिर उस दौरान या तो बाइबिल सर्वाधिक बिकती थी, या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 2 किताबों छाई हुई थी। बाइबिल तो खैर बहुत सालों से छाई हुई थी, लेकिन इतनी फेमस ये किताब थी। क्या नाम था इसका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। आज भी आप गूगल पे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डालेंगे, सीधे यही किताब दिखाई देगी।
ठीक है, डार्विन की फोटो दिखाई देगी और यह किताब दिखाई देगी। इतनी फेमस यह किताब है, अमेजोन पे भी मिलती है। तो लिखिए, डार्विन ने अपना डार्विन ने अपना सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में क्या किया, प्रकाशित किया। ठीक, यस सर। चलिए अब फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, और यहां लिख लेना, यह बाइबिल के बाद सर्वाधिक बिकने वाली दूसरी पुस्तक थी। या ये लिख दें कि यह बाइबिल के बाद दूसरी सर्वाधिक प्रख्यात पुस्तक थी, दूसरी प्रख्यात पुस्तक थी। ठीक है, यह बाइबिल के बाद दूसरी प्रख्यात पुस्तक थी। यहां तक तो बेटा यह सामान्य जानकारी है। अब हम बात करेंगे वास्तव में उनका क्या कॉन्सेप्ट था, उस पे ऐसा क्या लिख दिया डार्विन साहब ने कि उनकी पुस्तक इतनी फेमस हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो छूट ही गया है ना कि जाने से पहले तक डार्विन थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में विश्वास रखते थे। लिख लेना इसे, अपनी यात्रा से पहले तक यात्रा की शुरुआत से पहले तक डार्विन थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके बारे में बताया जा चुका है बेटा, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा जो लोग का पहली क्लास है। परंतु यात्रा के बाद उनका मत बदल गया। यात्रा के बाद उनका मत बदल गया। ठीक है, ऐसा क्या लिख दिया भाई, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यह सस्पेंस है कि ऐसा क्या लिख दिया अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन साहब ने कि उनकी पुस्तक इतनी प्रख्यात हो गई। इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, और कल दो फेमस बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं इससे संबंधित, यह भी हमें सुनाना है। आज किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चंस आर वेलकम, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
जो अभी तक की क्लासेस हुई हैं उससे संबंधित। सर क्रमिक विकास बॉटनी में है या जूलॉजी में? सॉरी, सर बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, तो क्रमिक विकास बॉटनी में पढ़ रहे हैं या जूलॉजी में? अच्छा, हमने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं, कुछ उदाहरण जूलॉजी से भी बताए हैं, कुछ उदाहरण प्लांट्स के भी बताए हैं, जैसे बैगनवेलिया और पैसिफ्लोरा का उदाहरण बताया था, वो बॉटनी है। यस सर। चमगादड़ का बताया था, तितली का बताया था, खरगोश का बताया था, वो जूलॉजी है। देखिए, विकास तो सब में हुआ है ना। विकास किस में हुआ है? सभी जीवों में हुआ है। न सिर्फ जीवों मतलब ऐसे जीवों में, पौधों में भी विकास हुआ है। पौधों में विकास है। अगर आप पहली क्लास देखें जो डिजिटल बोर्ड पे हुई थी, उसमें क्या बताया गया था? आप में जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई गई थी। उसमें सबसे पहले बताया गया कि जो पौधे थे वह जल में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो टेरेस्ट्रियल सरफेस पे यानी स्थल पर शिफ्ट हो गए। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? तो अब इसका मतलब यह है कि क्रमिक विकास तो सब में हुआ है, जीव चाहे वो जानवरों में हुआ हो या पौधों में हुआ हो, जंतुओं में या पौधों में, सब में हुआ है। अतः क्रमिक विकास को दोनों में अध्ययन किया जाता है। क्रमिक विकास को दोनों में अध्ययन किया जाता है। हाँ, जब आप सिर्फ बॉटनी पढ़ेंगे तो ऐसा कर लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पौधों में कैसे विकास हुआ यह देखेंगे। जब आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में कैसे विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, यह अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर केवल पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें कि इवोल्यूशन किस में आएगा, इवोल्यूशन दोनों में ही। और किसी को कुछ पूछना है?